अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज फुल कोर्ट 10 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की उन आइनी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जिसमें उन्होंने हुकूमती या सदारती रेफरेंस जो उनके खिलाफ दायर किया गया था उसको बदनीयती पर मबनी करार देते हुए चैलेंज किया है। आज जब 10 रुकनी बेंच बैठा तो पहली बार एडवोकेट मुनीर मलिक जो मारूफ कानूनदान और साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बिहाफ पर अपने दलाइल का बाकायदा आगाज़ किया। मगर आज की समाअत का आगाज़ कुछ इतना खुशगवार नहीं था। लाहौर के एक सीनियर वकील लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट अजमल शाह उन्होंने अचानक ही रोस्ट्रम पर आके कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल इस केस की समाअत नहीं कर सकते क्योंकि उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बकौल उनके 2 साल पहले एक ऐसा ही रेफरेंस फ़ाइल किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा के। उसका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ और जस्टिस उमर अता बंदियाल इस बेंच में मौजूद नहीं हो सकते जो कि बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, खामोश रहे और दूसरे जजों ने कहा ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। इस पर वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं थे वो मज़ीद थोड़ा सा इश्तियाल में आए और उनका ये कहना था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल को बेंच से हटाया जाए और मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरी दरख्वास्त पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अमले से कहा कि इनकी दरख्वास्त का जो भी नतीजा निकला था वो रिकॉर्ड मंगवाया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। और कुछ देर बाद वो रिकॉर्ड भी आ गया और फिर उन वकील को बताया गया कि उनकी दरख्वास्त 2017 में ही जो है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, उसका फ़ैसला हो गया था। और उसके बाद वो वकील साहब अदालत से बाहर आ गए मगर सुप्रीम कोर्ट का अमला भी उनके साथ बाहर आया, कुछ पुलिस के एहलकार भी उनके साथ थे और वो बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात भी की और कुछ तफसीलात बताई। पहले वो तफसीलात सुन लेते हैं कि उन्होंने बताया क्या उनको एतराज़ क्या था जस्टिस उमर अता बंदियाल पर के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया था, वो आज तक मुझे नहीं बताया। अभी मेरे प्रेसिडेंट साहब ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो डिस्पोज हो गया, मुझे आज तक नहीं बताया। सर मैंने कंप्लेंट क्या थी आपका? उसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि इन्होंने बेईमानी की है। एक मैंने 110 की दरख्वास्त दी थी, वो डिसमिस कर दी थी। उसमें अरबों रुपए के यानी खरबों रुपए के इन्वॉल्व था। उस केस में मैंने इनके खिलाफ जो है वो दायर किया रेफरेंस लहजा बड़ा बहुत ज़्यादा जो है तज़ीक़ आमेज़ था। वो जजमेंट जो थी सर वो ऐसा है कि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी? नहीं, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दी और मेरे पास वो उसकी कापी मौजूद है। वो मुझे नहीं बताया, मैंने इनके खिलाफ। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपके पास कौन सी बार का लाइसेंस है? आपके पास कौन सी बार का लाइसेंस है? अजमल साहब आपके पास कौन सी बार का लाइसेंस है? मेरे हाई कोर्ट का। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं लाहौर में करता हूँ। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा लाहौर से। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप किसी के कहने पे आज यहाँ? जी नहीं, मैंने बड़ी देर से ये केस जो है वो करता रहा हूँ और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। पहले नैब का केस था, उसका मैंने यानी जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। ये था नकवी साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक केस चल रहा था नैब का, उसमें मैंने 110 की दरख्वास्त दी। वो मैंने बहस के बगैर वो उन्होंने कोई उसमें किया ना, उसके ख़िलाफ़ मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही थे 2 जज अपना उमर अता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब, इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं है और फिर वहाँ एहतजाज किया। वो कापी मेरे पास मौजूद है और कह के जी इसको हम छोड़ते हैं, आइंदा ये नहीं ना करें। जिस तरीके से आपने बात की तासुर ये किया है कि आपने जस्टिस उमर अता बंदियाल को अंडर प्रेशर किया है। नहीं जी, अंडर प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं। मेरा केस ये 2017 से चल रहा है। 2017 में इन्होंने जो वो खारिज की थी और उसके खिलाफ मैंने वो रेफरेंस दायर किया दोनों जजों के खिलाफ, उमर अता बंदियाल और उनके खिलाफ वो। जी आपने सुना, तो ये तो कुछ नाखुशगवार आगाज़ था आज की सुप्रीम कोर्ट की समाअत का। मगर इसके बाद जो समाअत हुई एडवोकेट मुनीर मलिक ने आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उसका आगाज़ ही
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के उस फैसले को पढ़ कर किया कि जो फ़ैसला मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना और तहरीक अलबाग पाकिस्तान से मुतल्लिक़ था। और उस फैसले में एडवोकेट मुनीर मलिक का ये कहना था कि ये वो फ़ैसला है कि जिसकी वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हुकूमती रेफरेंस का निशाना बनाया गया है, बुनियादी तौर पे बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस फ़ैसले को एक वजह करार दिया जा रहा है जो फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला है। और उसके बाद एडवोकेट मुनीर मलिक ने कोटा कमीशन का भी जो कार्रवाई थी उसका हवाला भी दिया, कहा कि जो वकला का कत्लेआम हुआ था एक दहशत खुदकुश बम हमले में, उसके ऊपर कोटा कमीशन की सरबराही भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी और उस पर भी बड़ी सख्त जो थी ऑब्जर्वेशन दी थी खुफिया इदारों के किरदार के हवाले से, पुलिस के और खुफिया इदारों और फ़ौज के दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से, वो भी एक वजह थी। वापस धरने के हवाले से जब फ़ैसला पढ़ना शुरू किया तो एडवोकेट मुनीर मलिक ने वो तमाम पैराग्राफ बड़े तहम्मुल और सुकून से पढ़े जिन पर जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था, एक तासुर ये जिनसे मिलता था कि फैज़ाबाद धरने के अंदर फ़ौज का या खुफिया इदारों का हाथ है। और उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले में जो चीज़ें सामने आई थी वो ये थी, एडवोकेट मुनीर मलिक जो फ़ैसला पढ़ रहे थे कि जो फैज़ाबाद धरना था उसमें बज़ाहिर बहुत से मीडिया के जो चैनल्स थे उनको बंद किया गया था, सज़ा के तौर पे वो सच नहीं दिखा पा रहे थे, और कुछ टीवी चैनल जिनको बंद करना चाहिए था और जो नफ़रत पैदा कर रहे थे, इश्तिआल अंगेज़ी पैदा कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती थी। उसके साथ साथ फ़ौज के एहलकारों के हवाले से भी उस फैसले में लिखा गया था, फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले में, कि कुछ सीनियर अफसरान ने पैसे भी तकसीम किए, उसका भी ज़िक्र आया। और फिर ये भी कहा गया कि माजी में भी, इससे पहले भी फ़ौज का सियासत में किरदार के हवाले से बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, जैसे अस्कर खान केस है, उसका ज़िक्र आया और कहा कि उन पर इल्ज़ाम था कि फ़ौज के एहलकारों ने, ISI के एहलकारों ने पैसे तकसीम किए हैं। फिर 12 मई को कराची में जो जनरल मुशर्रफ के दौर में 9 मार्च के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और 55 अफराद जो हैं जहाँ बहक हुए थे कराची में, उसमें MKM के रोल का ज़िक्र आया। और इस फैज़ाबाद के धरने में ISI की रिपोर्ट भी पढ़ के सुनाई गई, जिसके मुताबिक कुछ सियासतदान भी जो है तहरीक अलबाग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर उन हदायत को पढ़ के सुनाया गया जो बराह रास्त फ़ौज को दी गई थी और कहा गया था कि तमाम जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं वो अपने उन मतहत अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस है, जो उनके हलफ की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट मुनीर मलिक ये कह रहे थे कि ये वो सारी बातें थी कि जो वजह बनी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस हुकूमती रेफरेंस की। और फिर उन्होंने वो नज़रसानी की दरख्वास्तें भी पढ़ी जो वज़ारत दफ़ा ने दायर की थी, और वज़ारत दफ़ा की दरख्वास्त का वो हिस्सा पढ़ के सुनाया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की वजह से फ़ौज के आला क़यादत और जो मतहत अफसरान हैं या एहलकार हैं उनके दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफ़हमी पैदा हो रही है, और इससे ये तासुर मिल रहा है कि फ़ौज की आला क़यादत जो है वो अपने हलफ की रुकतानी करते हुए सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस है, जो कि किसी भी तौर पे फ़ौज की सालमियत या फ़ौज के इत्तेहाद के लिए जो है या कौमी सलामती के लिए मुनासिब नहीं है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो भी एडवोकेट मुनीर मलिक ने अभी पढ़ना शुरू की, और उसके अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि तहरीक इंसाफ ने तो अपनी फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त में ही वाज़ेह कर दिया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था नज़रसानी दरख्वास्त में कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है और वो जज रहने के अहल ही नहीं है। अभी दलाइल एडवोकेट मुनीर मलिक के जारी हैं और बहुत ही तहम्मुल से उसके बाद तमाम समाअत होती रही, और एडवोकेट मुनीर मलिक के दलाइल के दौरान 10 जजों में से किसी तरफ से भी किसी किस्म का कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया, मुदाखलत नहीं हुई। एक बात ज़रूर की गई जब वो फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला पढ़ रहे थे एडवोकेट मुनीर मलिक, और जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं जस्टिस उमर ता बंदयाल ने एडवोकेट मुनीर मलिक को याद दहानी कराई कि अभी ये नज़रसानी की दरख्वास्त सुनी जानी है, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक और कानून के मुताबिक नज़रसानी की दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और जस्टिस मुशीर आलम ने सुननी है, अभी उनका फ़ैसला नहीं हुआ। और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील जो हैं वो नज़रसानी की दरख्वास्तें पढ़ के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला एक वजह बना उनके ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस का। कुछ वजाहतें भी की
ایڈوکیٹ منیر ملک نے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلی سماعت کے دوران معزز ججوں کی طرف سے کچھ آبزرویشن آئی تھی. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ خود غرضی کا الزام لگایا گیا. 7 رکنی بینچ جب بیٹھا تھا 2 ججوں پہ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس طارق مسعود، اور اس کا خود غرضی کے الزام کو مسترد کر دیا تھا، مگر ججوں نے پھر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی. تو ایڈوکیٹ منیر ملک نے وضاحت کی کہ درخواست گزار یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ان پہ تعصب کا الزام نہیں لگایا گیا، ان 2 معزز ججوں پہ، اور نہ ہی کوئی ان پہ ڈائریکٹ ایسا سیلفشنس کا الزام لگایا گیا. صرف کچھ حقائق بیان کیے گئے تھے کہ مالیاتی طور پہ بھی تھوڑا یا زیادہ جو بھی فائدہ اگر پہنچ رہا ہو کسی بھی کیس میں، تو ججز جو ہیں ان کو خود جو ہے ریکیوز کر لینا چاہیے. دوسری وضاحت ایڈوکیٹ منیر ملک نے یہ کی کہ جن 3 پراپرٹیز کا جسٹس عمر عطا بندیال نے ذکر کیا تھا اور بڑے ریمارکس دیے تھے جذباتی انداز میں، کہ بلوچستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 3 پراپرٹیز لندن میں خریدی ہیں یا ایکوائر کی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ایڈوکیٹ منیر ملک کا یہ موقف تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 پراپرٹیز میں سے ایک پراپرٹی 2004 میں خریدی جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج نہیں تھے. انہوں نے نہیں خریدی بلکہ ان کی اہلیہ کی طرف سے ایکوائر کی گئی. یہ انہوں نے وضاحت کی. تو یہ پراپرٹی اس وقت ایکوائر کی گئی ان کی اہلیہ کی طرف سے 2004 میں. دوسری 2 پراپرٹیز جو ہیں وہ 2013 میں خریدی گئی جب وہ یقین طور پہ سپریم کورٹ کے جج تھے، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے بچوں نے خریدی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور وہ نوکری پہ تھے اور اپنے وسائل سے انہوں نے یہ پراپرٹیز خریدی. تو یہ وضاحت پہ کی. اور ابھی باقاعدہ طور پہ آج جو ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کے اوپر جو ہے سماعت شروع ہوگی اور ایڈوکیٹ منیر ملک نے آج دلائل کا آغاز کیا ہے. اب لگتا ہی ہے کہ یہ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ سماعت ہوگی. اور آج جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل اور وفاق اور سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو الجواب دیے گئے تھے ان کا جواب بھی جمع کرا دیا ہے سپریم کورٹ میں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. مطیع اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.